हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की, जिसका चैप्टर नंबर है अध्याय 3। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट सेकंड चैप्टर अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो जस्ट आपको क्या करना है, अगर आप इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखनी है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हमने फर्स्ट चैप्टर कैसे पढ़ा था और सेकंड और अब थर्ड। और ये हमारे पॉलिटिकल के नोट्स हैं जो सेल्फ रिटन है, यानी कि हमने खुद लिखे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही साथ जो इसका पहला और दूसरा चैप्टर अपलोड किया है उसको भी पूरा देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन खोलना है और वहाँ पर प्लेलिस्ट देखनी है और उस पर विजिट करना है और फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देखनी है। और फर्स्ट टर्म में आपके सिर्फ 6 चैप्टर आएंगे, तो 6 चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जस्ट आपको वॉच करना है और देखना है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी कर सकते हैं, जिसकी कई वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो उनकी भी अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और आपको जौन सी वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप हमारे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इसमें सबसे पहले है महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो पहला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे चुनाव कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि देखो, लोकतंत्र जिस देश में भी होगा ना, वहाँ पर चुनाव जरूर होंगे। और जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है ना जिस विधि के द्वारा, उसे ही चुनाव कहते हैं। ठीक है, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली आंसर कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे दिखा रखा है दूसरा पॉइंट, लोगों के द्वारा लोगों से लोगों के लिए चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि उसको चुनेगा कौन, सरकार को लोग ही चुनेंगे और लोगों से ही चुना जाएगा उसको। ठीक है, मतलब किससे, लोगों के द्वारा ही और लोगों के लिए, मतलब कि चुनी गई सरकार शासन किस पे करेगी, लोगों पे ही। ठीक है, गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो आपको लिखना यही है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद कर लें ताकि पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है भारत में 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो जो 18 साल का हो चुका हो, वो लड़का हो, लड़की हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या फिर गरीब हो, अमीर हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगर वो 18 साल का हो गया है और उसका पहचान पत्र बना हुआ है, तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो वोट डाल सकता है। यहाँ पर किसी धर्म, जाति, चाहे कोई भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। प्रत्येक नागरिक को क्या है, वोट देने का अधिकार है। लेकिन हमारे भारत में पहले, जैसे अभी ये 18 वर्ष कर दी गई है ना, 1989 से पहले हमारे देश में ये 21 वर्ष थी। कितनी, 21। यानी कि जो व्यक्ति 21 साल का होता था 1989 से पहले, सिर्फ उसे ही वोट डालने का अधिकार था। लेकिन समय के साथ इसको चेंज कर दिया गया और अब इसकी आयु घटाकर 21 से कितनी कर दी गई, 18। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको करना क्या है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की। देखिए, संविधान ने क्या करा, संविधान जो बना रहे थे, जो जैसे अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि ना चुनाव कैसे स्वतंत्र निष्पक्ष होंगे। चुनाव जब स्वतंत्र निष्पक्ष होंगे जब हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिनमें एक व्यक्ति अलग कार्य कर रहा है, एक संस्था अलग चुनाव करवाए। ठीक है, वो चुनाव करवाए। ठीक है, मतलब वो सिर्फ चुनाव के लिए ही चुनी जाए। तो उन्होंने क्या करा, एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की, ताकि वो जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके। देखिए, मेरा नाम है बिट्टू कुमार और ये मेरा नंबर है। ठीक है, 8178988103। अगर आपको इसी चैप्टर के फुल नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर कॉल करके या फिर मैसेज कर आप मुझसे नोट्स, जो चैप्टर के फुल नोट्स हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने मतलब कि मार्च
फरवरी टू मार्च जो अभी 2025 में था, यानी कि 2024 और 25 का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे लास्ट टाइम। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो आपको जस्ट वीडियो को वॉच करना है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि अब जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपका दिखा रखा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए वह लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे तौर पर कानून निर्माण और लागू करने में भागीदारी करते हैं उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जब जनता सरकार को बनाने में सीधा भाग लेती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम आबादी वाले क्षेत्रों में सफल रहता है। प्राचीन यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता था, ठीक है। कहाँ पर अपनाया जाता था, प्राचीन यूनान में, ठीक है। और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कहाँ पर सफल रहा है, जहाँ पे जनसंख्या कम होती है। सोचो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या भारत में सफल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी विशाल संख्या है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। याद कर लेना, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बच्चों ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार किसे है। 6 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो जरूर प्रिपेयर करके जाइए, या फिर 2 मार्क्स का, यानी कि अगर आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका वहाँ 4 और 2 का भी कवर हो जाता है। तो ये पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि आप पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ईजिली लिख सकें। तो इसका आंसर है भारत में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए भारत में ना सभी व्यक्ति को क्या है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। चाहे वो व्यक्ति अमीर है, गरीब है, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति लड़का है या फिर लड़की है, चाहे वो किसी जाति से, किसी धर्म से, कोई मैटर नहीं, सभी क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें होनी चाहिए, वो शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। पहला दिखा रखा है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो सबसे पहले कहाँ का नागरिक होना चाहिए, उसको भारत की नागरिकता मिली हुई होनी चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी उसकी एज कितनी होनी चाहिए, अगर वो लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु होनी चाहिए, उसकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 25 ईयर्स, ठीक है, यानी 25 वर्ष। आगे दिखा रखा है तीसरा पॉइंट, 2 या 2 से अधिक वर्ष की जेल नहीं होनी चाहिए। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको 2 साल से अधिक जेल हो, यानी कि 2 साल से अगर कम जेल होगी तो एक पल को चल जाएगा, लेकिन अगर 2 साल से अधिक जेल होगी तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। देखिए आगे बता रखा है लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, यानी कि कोई ऐसी जॉब ना कर रहा हो जो सरकारी हो, यानी सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। आगे दिखा रखा है पांचवा, पागल व दिवालिया न हो, क्या ना हो, पागल या फिर दिवालिया ना हो। अगर सोचो वो पागल या फिर दिवालिया होगा तो क्या होगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति पागल है, क्या वो चुनाव लड़ सकता है, उसको खुद का नहीं पता तो वो चुनाव क्या लड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और व्यक्ति दिवालिया का मतलब यहाँ पर उस पर कोई कर्जा वगैरह ना हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात, चलिए आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत वाली प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारत में प्रणाली अपनाई गई है सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत, ठीक है, हमें बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इसकी विशेषता बतानी है कि इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें जो इसको खास बनाती हैं। तो देखिए भारत में इसको इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारत में जब 1950 में मतलब अनपढ़ता ज़्यादा थी, यानी अनएजुकेशन बहुत ज़्यादा था उस समय, क्योंकि अपना देश उस समय आज़ाद हुआ था। उस समय बहुत प्रॉब्लम थी, लाइक कि जैसे आज क्या है 10 में से आपको 9 पढ़े लिखे मिल जाएंगे, एक आधी हुआ जो नहीं पढ़ा होगा, उसको भी बाकी चीज़ें आती होंगी। लेकिन पहले क्या होता था 10 में से कोई एक ही पढ़ा लिखा मिलेगा आपको, और सो के 10 गवार मिल जाए। तो ऐसा था पहले, मतलब कि पहले अपने देश में एक तो देखो पता क्या था, एक तो हम गुलाम थे तो किसी को अधिकार नहीं था, और जिनको अधिकार था वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे किसी न किसी तौर पर, उनके अंडर काम करते थे, उनकी बातों को मानते थे, चमचागिरी करते थे। और कई जो थे वो कई जो गरीबी थी और गरीबी के कारण कई लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो कहने का मतलब है उस समय भी जिसके पास पैसा था वो सही था। मतलब कि देखिए पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से 2 ही जाति हैं, एक है अमीर और एक है गरीब, ठीक है। अमीर को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है लाइफ में, ठीक है, हमेशा गरीब को ही प्रॉब्लम होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो
किसी धर्म और किसी जाति को मत मानिए, बस ये जानिए कि मुझे अमीर बनना है, ठीक है, सही कार्य कर सही दिशा में। ये नहीं कि आप चीटिंग करने लग जाएं, 2 नंबर का काम करने लग जाएं, नहीं, आपको अमीर बनना है अपनी शिक्षा से, अपनी समझ से, अपने विवेक से, ठीक है, लेकिन बनना जरूर है। आज आप जहाँ पर हैं इट डजेंट मैटर, लेकिन आप कल कहाँ पर होंगे ये बहुत मैटर करता है। और ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि देखो, आप ही कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होंगे वो वैसे वैसे बूढ़े होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा और लुक से ज़्यादा बुक पे ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि आप कैसे दिखते हैं, आपका रंग कैसा है, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपकी बुद्धि क्या है, आपका स्टेटस क्या है समाज में, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो लुक से ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, बुक पे। चलिए आगे देखिए। सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत वाली प्रणाली का वर्णन निम्नलिखित है। मतलब जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली है वो देखिए निम्नलिखित है। पहला, इसमें पूरे देश को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट देते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो पूरा देश होता है उसको छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक सदस्य चुनाव क्षेत्र होता है। ये में हटा देना, ठीक है, चुनाव क्षेत्र होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, एक सदस्य, मतलब जितने चुनाव क्षेत्र चुने गए ना उनमें से कोई एक ही व्यक्ति जीतेगा। अगर 4 बंदे खड़े हैं ना, जैसे एक बीजेपी से खड़ा है, एक आम आदमी से खड़ा है, एक कांग्रेस से खड़ा है, लेकिन जीतेगा कोई एक जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। आगे दिखा रखा है, मतदाता उम्मीदवारों को वोट देता है। मतदाता किसको देता है, उम्मीदवार को। जैसे बीजेपी से कोई खड़ा है व्यक्ति, जैसे जय भगवान खड़ा है बीजेपी से, तो जो जय भगवान है ना, हम जय भगवान को वोट दे रहे हैं। जा तो बीजेपी को रहा है इनडायरेक्ट, लेकिन हम सामने किसको देख रहे हैं, जय भगवान को, ठीक है, ये याद रखना। आगे बता रखा है, विजयी उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल वोटों का बहुमत मिले। यानी जो विजयी उम्मीदवार है ना, जो जीत गया है, उसको जरूरी नहीं कि जैसे 100 वोट है तो 100 में से 51 वोट मिलने चाहिए, यानी बहुमत मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको अगर सभी में से एक को ज़्यादा मिला हुआ है ना, तो एक जो ज़्यादा वाला है ना वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड में प्रयोग की जाती है। ये कहाँ पर उपयोग की जाती है, भारत और इंग्लैंड में, ठीक है, 2 देशों में। आगे देखिए, और भी देश हैं एक्सेट्रा, लेकिन हमने लिखा नहीं उसको। आगे छठा, राजनीतिक दलों को प्राप्त वोट के अनुपात से अधिक या कम सीटें प्राप्त होती हैं। क्या होता है कि ना, उनको जो सीटें मिलती है ना, वो उनके जो वोट होते हैं ना, उनसे एक रेशियो निकाला जाता है, यानी कि अनुपात निकाला जाता है, और उसके अनुसार उन्हें सीटें या तो कम मिल सकती हैं या फिर ज़्यादा। एक बार इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। आइए देखते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली प्रणाली का वर्णन निम्नलिखित है, यानी कि नीचे इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। पहला, इसमें पूरे देश को चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है। जैसे सर्वाधिक में क्या था, पूरे देश को एक छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, लेकिन इसमें पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में बहुत सदस्य होती है, जिसमें कई सदस्य चुने जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, तो यहाँ पर तीनों को चुना जाएगा, तीनों को कुछ ना कुछ सीटें मिलेंगी। यानी सर्वाधिक में क्या था, एक को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर तीनों को ही मिलेंगी, ठीक है। आगे देखो, मतदाता राजनीतिक दल को वोट देता है। यानी मतदाता यहाँ पर प्रतिनिधि को वोट नहीं देता, किसको वोट देता है, या तो बीजेपी को देगा, या फिर कांग्रेस को देगा, या फिर आम आदमी को। यानी कि यहाँ पर आपको व्यक्ति पता नहीं लगेगा कि कौन खड़ा है बीजेपी की तरफ से, कौन आम आदमी से खड़ा है, कौन कांग्रेस से। आप सिर्फ पार्टी को वोट दे रहे हैं, या फिर वो पार्टी बीजेपी हो सकती है या फिर कांग्रेस हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है चौथा, इसमें विजयी उम्मीदवार को कोटे के अनुसार मत प्राप्त करने होते हैं। यानी जो विजयी उम्मीदवार होता है उसको क्या होता है, जो उसको कोटा दिया होता है ना, उसके अनुसार उसको मत है यानी वोट है वो प्राप्त करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, यह प्रणाली इजराइल व नीदरलैंड में है। कहाँ पर यह प्रणाली, इजराइल और नीदरलैंड में, ठीक है। आगे छठा दिखा रखा है, इसमें हर दल को प्राप्त वोट के अनुपात में विधायिका को सीट प्राप्त होती है, विधायिका में सीट प्राप्त होती है, ठीक है। विधायिका में अनुपात में विधायिका में सीट प्राप्त होती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। उसको विधायिका में उसी के अनुसार सीट दे दी जाती हैं जिस हिसाब से उसको मत प्राप्त हुए यानी वोट प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है बिट्टू कुमार, ठीक है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है,
8178988103। आप इस पे कॉल करके फुल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इन चैप्टर्स के, ठीक है। तो ज़रूर परचेज़ करिए क्योंकि 50-60 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है कॉस्ट पढ़ाई के लिए। और इसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि ये मैं क्यों ले रहा चाहूँ तो मैं ये फ्री में ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ, चाहे तो मैं इनको और कम पैसों में भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसका रीज़न बताऊँगा जेन्युइन आपको बाद में। और जैसे ही वो सारी चीज़ें होंगी तो हम बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड के द्वारा भी आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। तो आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जो किसी कारणवश ट्यूशन वगैरह नहीं जा पाते, ठीक है। और बहुत जल्द हम बहुत सस्ती फीस में ही बच्चों को मतलब कि पूरी साल पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है, एक नॉर्मल कॉस्ट में, और 3 दिन क्लासेस लेंगे। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि हम बहुत जल्दी यूट्यूब को और फिर अपना एक ऐप लॉन्च करें जिसमें बच्चों को बहुत जल्दी कोर्स प्रोवाइड करें और सस्ते दर पर, यानी कि सबसे सस्ती फ़ीस। ऐसा मैं करना चाहता हूँ। मैं फिज़िकल क्लासेस भी लेता हूँ और वहाँ पर भी मैं बहुत सस्ती फ़ीस करना चाहता हूँ। तो ये बस आपके ही द्वारा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग क्या है, इसके क्या कार्य हैं, ठीक है। तो आपको बताना है निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग क्या है और इसके कार्य क्या हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आगे छठा, भारत में चुनाव सुधार के संबंध में दिए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। देखिए भारत में जो चुनाव होते हैं जो, उनको और भी उनमें बदलाव होने चाहिए, यानी उनको और भी अच्छा किया जाना चाहिए। तो ऐसे क्या सुझाव हैं, यानी कि क्या सुधार दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, परिसीमन आयोग क्या है, इसके गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। परिसीमन आयोग क्या है और इसका गठन क्यों हुआ था और इसके कार्य क्या हैं, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी कि कैसे क्या करना है, और इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना है। आप देखना ये क्वेश्चंस आपके पेपर में श्योरली 100% आएंगे। और मैं बता दूं ये हमारा नंबर है 8178988103 और मेरा नाम है बिट्टू कुमार। अगर कोई बच्चा नोट्स परचेज करना चाहता है फुल चैप्टर के, तो पर चैप्टर की कॉस्ट है 10 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप 6 के 6 चैप्टर एक साथ खरीदते हैं तो आपको ओनली 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। साथ साथ मैं बताऊं आपको, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप हमें वहाँ पर भी विजिट करिए, वहाँ पर हम इंग्लिश सिखाते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से भी हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी ईजिली इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।